हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8 के साइंस में चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, ये हमारा कंटिन्यू था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने मून सरफेस तक देखा था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक देखा था? मून सरफेस तक देखा था। अब हम देखेंगे द स्टार्स, नेक्स्ट टॉपिक आज। ठीक है, पेज नंबर 219 पर द स्टार्स। What other objects do you see in the night sky? मून तो हमें सबसे ब्राइट दिखता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, फिर हमने देखा था कि मून के अलग अलग फेजेस हमें क्यों दिखते हैं। फुल मून से, एक फुल मून से लेकर दूसरे फुल मून तक के जो दिन होते हैं, हम रोज रात को अगर मून को ऑब्जर्व करें तो अलग अलग फेजेस हमें मिलते हैं ना। ठीक है, ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि मून का सरफेस कैसा है। हमने देखा था कि वहां पे नो ट्रीज, नो वाटर, नो एटमोस्फियर। ठीक है, ओनली डस्ट, माउंटेन्स, और ये क्या दिखेंगे हमें? बेरेन दिखेंगे। ठीक है, एकदम बेरेन और डस्टी वहां का क्या है? सरफेस है, और हाई माउंटेन्स दिखेंगे और स्टिप्स दिखेंगे। मतलब कि ये क्या है? यहाँ पे हमें गोल गोल जो दिख रहा है, जैसे बहुत सारे शेप वहां पे बने हुए हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कि मून पर सबसे पहले कौन गया था? अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वो दो लोग एक साथ गए थे, एक ही स्पेसशिप में दो लोग थे। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, बट देखो, आप बस में से नीचे उतरते हो तो दो लोग एक साथ उतरते हो, नहीं बारी बारी से उतरते हो ना। ठीक है, तो वैसे ही स्पेसशिप में से सबसे पहला मून की लैंड पर अपना पैर रखने वाला कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद उसी स्पेसशिप में से कौन उतरा था? एडविन एल्ड्रिन। क्लियर? ठीक है ना। इन जुलाई 21, 1969। कब? जुलाई 21, 1969। ये 1 मार्क में पूछ सकते हैं। ठीक है, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में, या तो 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। अब हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, द स्टार्स। ठीक है, तो व्हाट अदर ऑब्जेक्ट डू यू सी इन द नाइट स्काई? नाइट स्काई में मून के अलावा कौन कौन से ऑब्जेक्ट दिखते हैं? देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। वो तो हमें रात को हम स्काई देखते हैं तो हमें दिखता है ना, लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स है। ठीक है ना। ऑब्जर्व केयरफुली ऑन अ डार्क नाइट एंड फ्रॉम अ प्लेस अवे फ्रॉम अ बिग सिटी। ठीक है, बिग सिटी से दूर, मतलब कोई गांव हो, वहां पे जाके एकदम डार्क नाइट, मतलब कि न्यू मून डे के दिन अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें बहुत सारे स्टार्स दिखेंगे, क्योंकि न्यू मून डे के दिन हमें मून दिखाई नहीं देता, तो अंधेरा ही होता है। ठीक है, और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि बिग सिटीज में क्या होता है? बिकॉज ऑफ लाइट्स एंड पॉल्यूशन एंड डस्ट, हमें स्काई है वो क्लियर नहीं दिखाई देता। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि अवे फ्रॉम बिग सिटीज। बिग सिटीज से थोड़ा दूर जाके, मतलब कि विलेजेस में जाके आप एकदम डार्क नाइट में स्काई में देखोगे तो आपको बहुत सारे स्टार्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, आर ऑल दी स्टार्स इक्वली ब्राइट? सारे स्टार्स है वो इक्वली ब्राइट है? ठीक है, नहीं, क्योंकि कहीं ज्यादा, बहुत सारे स्टार एकदम ज्यादा ब्राइट होते हैं, तो बहुत सारे स्टार्स हमें बहुत थोड़े थोड़े कम दिखते हैं, इतने ब्राइट नहीं होते। दैट इज बिकॉज ऑफ द साइज एंड डिस्टेंस। हमसे अर्थ से कितना दूर है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, और दूसरा कि वो स्टार की साइज क्या है। ठीक है, आर दे ऑफ द सेम कलर? सारे स्टार्स आपको सेम कलर के दिखते हैं? नहीं। ठीक है, इनफैक्ट स्टार्स एमिट लाइट ऑफ देयर ओन। जैसे सन है वो अपनी लाइट ओमिट करता है, मतलब कि वो खुद में से लाइट बाहर निकालता है, वैसे ही स्टार्स की भी अपनी खुद की लाइट होती है। सन इज वन टाइप ऑफ स्टार। सन है वो एक क्या है? स्टार ही है। ठीक है ना। द सन इज ऑल्सो अ स्टार। वाई डज इट अपीयर सो लार्ज कंपेयर टू दी अदर स्टार्स? हमें अदर स्टार की कंपैरिजन में सन है वो इतना लार्ज क्यों दिखता है? क्योंकि अदर स्टार्स की कंपैरिजन में सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत कम है। बहुत कम, मतलब कि चल के वहां पे जा सके इतना कम नहीं। वैसे कंपैरिजन, वैसे देखे तो वो बहुत ज्यादा दूर है, बट बाकी स्टार, सारे स्टार्स है ना, वो तो इससे भी दूर है। इसीलिए सन हमारे सबसे नजदीक का स्टार है, हमेशा बोल सकते हैं। सन है इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ।
ठीक है, अर्थ से सबसे नजदीक का स्टार कौन सा है? सन, इसीलिए वो इतना बड़ा दिखता है। बाकी सारे बहुत सारे स्टार्स है पर वो अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए छोटे छोटे दिखते हैं। ठीक है ना, which appears bigger, a football placed near you or a football placed at a distance of 100 मीटर। कंपैरिजन के लिए आपको यहाँ दिखा है, आपके बाजू में ही एक फुटबॉल पड़ा हो और आपसे 100 मीटर की दूरी पर एक फुटबॉल पड़ा हो, आपको कौन सा बड़ा दिखेगा? आपके नजदीक वाला या 100 मीटर की दूरी पर वाला? आपके नजदीक वाला फुटबॉल आपको बड़ा दिखेगा ना। सेम अदर स्टार्स और सन के बीच में है, सन हमसे नजदीक है इसलिए बड़ा दिखता है, बाकी सारे स्टार्स बहुत दूर है इसलिए छोटे दिखते हैं। वरना बहुत सारे ऐसे स्टार्स भी होंगे जो सन से भी साइज में बड़े हैं पर हमें दिखते छोटे हैं क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसीलिए। ठीक है ना, द स्टार्स आर मिलियंस ऑफ टाइम्स फार्दर अवे देन दी सन। ये स्टार्स है वो सन से मिलियंस ऑफ किलोमीटर फार्दर अवे है, इससे मिलियंस ऑफ किलोमीटर सन से वो दूर है। ठीक है, Therefore the stars appear to us like points, इसलिए वो पॉइंट्स की तरह हमें छोटे छोटे दिखते हैं। ठीक है ना, the sun is nearly, ओह देखो कितना बड़ा लिखा है। ठीक है, the sun is nearly 15 करोड़ किलोमीटर्स। यहाँ पे जो लिखा है वो क्या है? 15 करोड़। सन इज नियरली 15 करोड़ किलोमीटर, उसे अगर मिलियन किलोमीटर में लिखे तो 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से वो इतना दूर है, सोचो। ठीक है, हमें 60 to 70 किलोमीटर जाना हो तो भी हम देखते कि वो कितना दूर है, तो ये तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सन है वो अर्थ से कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है ना, द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज प्रोक्सिमा सेंचुरी। सन के बाद हमारा नियरेस्ट स्टार, सबसे पहला नियरेस्ट स्टार हमारा सन है, उसके बाद कौन सा आता है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 4 के बाद 10 जीरोस किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। इतना दूर है, 10 नहीं 13 जीरोस, 4 के बाद 13 जीरो। सोचो, सन है वो 15 करोड़ किलोमीटर और ये जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है वो तो उससे भी बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, तो उसके बाद का नेक्स्ट स्टार हमसे इतना दूर है। कैन यू रीड दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर्स कन्वीनियंटली? हम रीड कर सकते हैं? नहीं। सम स्टार्स आर इवन फार्दर अवे, बहुत सारे स्टार्स तो इससे भी ज्यादा दूर है। ठीक है, सच लार्ज डिस्टेंसेस आर एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट नोन एज लाइट ईयर। अब इतना सारा देखो, इतना बड़ा डिस्टेंस हमें किलोमीटर में रीड करना हो तो हम नहीं कर पाते, इसीलिए किलोमीटर को कन्वर्ट करके लाइट ईयर में हम इतने सारे बड़े बड़े डिस्टेंस होते हैं ना, उसे हम लाइट ईयर में लिखते हैं। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट, सनलाइट, लाइट मतलब ये हमारी जो ट्यूब लाइट, बल्ब, वो वाली लाइट नहीं, सन की लाइट, जो सनलाइट होती है वो 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है ना, उसे बोलते हैं 1 लाइट ईयर डिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर होता है, वैसे ही सनलाइट 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उस डिस्टेंस को हम 1 लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है ना, रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सोचो कितना बड़ा यूनिट है, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर सनलाइट है वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है, तो 1 ईयर में तो वो कितने करोड़ किलोमीटर ट्रैवल करेगी। सोचो, सिर्फ 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, तो पूरे ईयर में तो कितना सारा होगा। सोचो, ठीक है, इतना ज्यादा डिस्टेंस मतलब कि 1 लाइट ईयर। क्लियर? ठीक है ना, thus the distance of the sun from the earth may be said to be about 8 light minutes। लाइट ईयर भी नहीं, देखो लाइट मिनट। ठीक है, सिर्फ अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस हम लाइट मिनट में लिखे तो वो सिर्फ 1 लाइट मिनट है। मतलब कि सनलाइट 1 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर करता है, सनलाइट 1 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसे बोलेंगे 1 लाइट मिनट। तो ऐसे सिर्फ 1 लाइट मिनट का ही डिस्टेंस है, पर 1 मिनट मतलब कितने, 1 लाइट मिनट मतलब कितने सारे किलोमीटर होंगे, पता है आपको? देखो
1 लाइट सेकेंड इज इक्वल टू 3 लाख किलोमीटर। बोला ना कि सनलाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करता है, दैट मीन्स कि 1 लाइट सेकेंड मतलब 3 लाख किलोमीटर। अगर हम इसे 1 लाइट सेकेंड को 1 लाइट मिनट में कन्वर्ट कर दें, 1 लाइट मिनट, तो सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करो तो कितना आता है 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट, मतलब हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 लाख को 60 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 80, इसके बाद 60 किलोमीटर। देखो 1 लाइट सेकेंड को हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, नहीं तो यहाँ पे मिनट आएगा, सॉरी 1 लाइट मिनट मतलब 1 करोड़ 80 लाख किलोमीटर। 1 लाइट मिनट मतलब क्या होता है 1 करोड़ 80 लाख किलोमीटर। वैसे 8 लाइट मिनट का डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच का, ठीक है ना। द डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी इज अबाउट 4.3 लाइट ईयर्स, ठीक है। ये प्रोक्सिमा सेंचुरी सन के बाद का जो नजदीक का होता है वो, और फिर है अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है 4.3 लाइट ईयर्स, ठीक है। तो ये अल्फा सेंचुरी और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है 4.3 लाइट ईयर्स। देखो ये हमने सिर्फ मिनट में कन्वर्ट किया तो कितना हुआ 1 करोड़ 80 लाख। ये मिनट को क्या करोगे आर में कन्वर्ट करोगे, मिनट को आर में कन्वर्ट करोगे तो अगेन 60 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आर को डे में कन्वर्ट करोगे तो 1 डे में कितनी आवर्स होती है 24 आवर्स, तो अगेन 24 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर डे को ईयर में कन्वर्ट करें, डे को मंथ में कन्वर्ट करें तो 1 मंथ मतलब 30 डेज, ठीक है। तो फिर अगेन उसे क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको 60 से करो, फिर 24 से, फिर 30 से, फिर मंथ को किस में कन्वर्ट करेंगे ईयर में, 1 ईयर मतलब 12 मंथ, फिर अगेन उसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सोचो कितने किलोमीटर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अल्फा सेंचुरी और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है 4.3 लाइट ईयर, इतने ज्यादा किलोमीटर्स वो हमसे दूर है, ठीक है ना। If light from stars takes year to reach us, I wonder if we are looking into the past when we look at stars. ठीक है, स्टार्स की लाइट को हमें पहुंचने में अगर इतने साल लगते हैं, सोचो अल्फा सेंचुरी और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना बोला है 4.3 लाइट ईयर, मतलब कि वहां से जो लाइट निकली वो 4.3 इयर्स के बाद अर्थ तक पहुंची, ठीक है। तो हम जो स्टार्स देखते हैं वो कौन से देखते हैं हमारे पास्ट के, बिफोर 4.3 इयर्स अगो वाले। आया समझ में, ठीक है। अल्फा सेंचुरी कितनी दूर है, कितना है वो स्टार हमसे दूर 4.3 लाइट ईयर्स, ठीक है। मतलब कि वहां से जो लाइट निकलती है वो आफ्टर 4.3 इयर्स हम तक पहुंचती है, आफ्टर 4.3 इयर्स अर्थ तक पहुंचती है। तो हम अभी जो स्टार में से लाइट देखते हैं वो हमसे कितने साल पहले की होगी 4.3 इयर्स पहले की, क्योंकि तभी वो हम तक पहुंच पाएगी ना। आया समझ में, ठीक है ना। In fact, the stars are present in the sky during the daytime also. However, they are not visible then because of the bright sunlight. डे लाइट में भी स्काई में स्टार्स और मून वगैरह सब कुछ प्रेजेंट होता है, बट डे लाइट में हम देख नहीं पाते क्योंकि सनलाइट इतनी ज्यादा होती है कि उन स्टार्स में से जो आने वाली लाइट है वो हमें दिखती नहीं है, क्योंकि वो बहुत दूर से आती है, ठीक है। इसीलिए जैसा होता है ना कि सिटीज में रात को बड़ी बड़ी लाइट्स होती है, बहुत ज्यादा लाइट्स होती है, इसीलिए हमें स्काई के स्टार्स नहीं दिखते, सेम रीजन। तो रात के जो सिटी में लाइट होती है उससे तो कहीं ज्यादा सनलाइट है ना, सनलाइट तो उससे भी कहीं ज्यादा होती है, इसीलिए हमें डे टाइम में स्टार्स दिखते नहीं है, बट वो होते तो है, वो कहीं चले नहीं जाते, वो होते हैं, बट सनलाइट की वजह से वो हमने डे टाइम में दिखते नहीं है। क्लियर नाउ। Now observe some prominent star or a group of stars in the sky for about 2 hours or more.
ठीक है, कई सारे क्या करोगे, एक स्टार को आप कंटिन्यूअसली 2 आवर्स के लिए देखो, या तो स्टार का कोई ग्रुप ले लो स्काई में, उससे आप 2 आवर्स के लिए देखो, आपको दिखेगा कि वो धीरे धीरे अपनी प्लेस चेंज कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट डू यू फाइंड एनी चेंज इन द पोजीशन ऑफ स्टार्स इन द स्काई? यस, स्टार्स की पोजीशन क्या होगी, चेंज, क्योंकि अर्थ रिवॉल्व करती है ना, स्टार्स वहीं पे है बट अर्थ रिवॉल्व करती है, इसीलिए हमें वो स्टार्स दूर जाते दिखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अर्थ अपनी जगह पे है और वो स्टार्स मूवमेंट कर रहे हैं, बट वो स्टार्स अपनी ही जगह पे है, अर्थ रिवॉल्व करती है, इसीलिए वो स्टार्स हमें पीछे जाते दिखते हैं। ठीक है ना, यू विल फाइंड दैट द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। स्टार कहाँ से मूव होते हैं, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है, इसलिए स्टार्स हमें ईस्ट टू वेस्ट दिखते हैं। ठीक है, अ स्टार विच राइजेस इन द ईस्ट इन द इवनिंग सेट्स इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, शाम के वक्त जो हमें ईस्ट में से निकलता हुआ स्टार दिखता था, वो दूसरे दिन सुबह वेस्ट में क्या होगा, डाउन होगा। ठीक है, वो वेस्ट में सेट होगा। Why do stars appear to move from east to west? Let us find out. ठीक है, स्टार से वो ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं। स्टार से वो ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं बिकॉज अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है। ठीक है, अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करेगी, इसीलिए स्टार से वो ईस्ट टू वेस्ट दिखते हैं। ठीक है ना, Paheli recalls that when she is in a moving train, the nearby trees and buildings appear to move in the backward direction. आपने ट्रेन या बस में देखा होगा, ठीक है, कि आप जिस डायरेक्शन में जाते हो ना, बाहर के जो ट्रीज और बिल्डिंग्स होते हैं वो आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए आपको दिखते हैं। बस अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो आपको लग रहा होगा कि बिल्डिंग्स और ट्रीज इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसका आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। सेम यहाँ पे होगा, अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट जाती है, इसीलिए स्टार्स है वो ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे, ऑपोजिट। ठीक है ना, इफ द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कुड इट मीन दैट द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? यस। ठीक है ना, now I understand why the sun appears to rise in the east and set in the west as the earth rotates from west to east on its axis. ठीक है, इसीलिए अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है, इसीलिए सन भी हमें ईस्ट टू वेस्ट दिखता है, ईस्ट में से निकलता है और वेस्ट में सनराइज होता है। ठीक है ना, एक्टिविटी 17.5, take an umbrella and open it, make about 10 to 15 stars out of white paper, paste one star at the position of the center rod of the umbrella and other stars at different places on the cloth near the end of each spoke. ठीक है, ऐसे यहाँ पे फिगर में दिखाया है वैसे बनाना है। Now rotate the umbrella by holding its central rod in your hand. हाथ में उसका डंडा पकड़ के आपको उसे घुमाना है। Observe the stars on the umbrella. Is there any star which does not appear to move? आपको कोई भी स्टार मूव होता हुआ नहीं दिख रहा है, ऐसा है? देखो, आप अम्ब्रेला को घुमाओगे ना तो जो आसपास के जो सारे स्टार्स थे ना वो अपनी पोजीशन मूव कर रहे, बट जो आपने बीच में स्टार लगाया था ना वो वहीं पे है, वो मूव नहीं कर रहा। ठीक है, वेयर इज दिस स्टार लोकेटेड? इफ देयर वेर अ स्टार लोकेटेड वेयर द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ मीट्स द स्काई, कुड दिस स्टार आल्सो बी स्टेशनरी? यस। ठीक है, वैसे ही स्काई में देखो, अम्ब्रेला की एक्सिस मतलब अम्ब्रेला का जो डंडा होता है वो, तो डंडे के ऊपर आपने जो बीच में स्टार लगाया था ना वो मूव नहीं करेगा। इसी तरह से अर्थ की एक्सिस के रिलेटेड जो सामने स्टार आता है ना, इसीलिए अर्थ की एक्सिस जहां पे होगी उसी के जस्ट ऊपर जो स्टार होगा ना वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि एक्सिस पे ये मूव करती है तो एक्सिस तो नहीं हिलाती ना, अर्थ रोटेट करती है तो उसकी बाकी सारी साइड्स घूमती है, बट एक्सिस वहीं पे रहेगी, तो एक्सिस पे जो स्टार था ना वो कांस्टेंट वहीं पे रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ध्रुवनो तारो, गुजराती में बोलते हैं ना ध्रुवनो तारो, वो कभी भी अपनी पोजीशन मूव नहीं करता, अपनी पोजीशन से हिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अर्थ की एकदम एक्सिस पे आता है, इसीलिए वो अपनी प्लेस चेंज नहीं करता। ठीक है, देयर इज एक्चुअली अ स्टार, ધ પોલ સ્ટાર, ધ્રુવનો તારો જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ને, એને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? પોલ સ્ટાર। क्या है उसका नाम इंग्लिश में? पोल स्टार। ठीक है
नाउ विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस, वो अर्थ की एक्सिस की डायरेक्शन में है, इसीलिए वो मूव नहीं करता, इट डज नॉट अपीयर टू मूव। देखो नीचे आपको फिगर भी दिया है, ठीक है, यहाँ पे आप ये फिगर में देखो, ठीक है, ये अर्थ है, ये जो एरो आपको निकलता दिखता है ना, वो अर्थ की क्या है, एक्सिस है, और एक्सिस के जस्ट ऊपर पोल स्टार है, ठीक है, तो वो एक्सिस के ऊपर है, इसीलिए वो मूव नहीं करता, ठीक है ना। ये हो गया ना। टॉपिक नंबर 17.3 कॉन्स्टेलेशंस। Topic number 17.3 constellations. Look at the sky for some time. Can you see some stars forming groups with shapes like those in figure 17.11? पीछे की फिगर में है, देखो अलग अलग आपको शेप्स दिए हैं, ठीक है, आप स्काई में देखोगे ना तो ऐसे अलग अलग शेप बनाते हुए स्टार्स के ग्रुप्स आपको दिखते हैं, ठीक है, आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे स्टार ग्रुप में एक कोई शेप बना रहे हैं, ठीक है। द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन की डेफिनेशन है, अंडरलाइन कर लो, ठीक है, कॉन्स्टेलेशन की डेफिनेशन है, अंडरलाइन करो, क्या है, द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेलेशन। किसे कॉन्स्टेलेशन बोलेंगे, स्टार्स का ग्रुप जो रिकॉग्नाइजेबल शेप बनाता है, कोई भी शेप नहीं चलेगा, जो रिकॉग्नाइजेबल मतलब कि हम समझ सकते हैं, उस शेप को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वैसे शेप वाले जो स्टार के ग्रुप्स होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। येलो बॉक्स में है वो पढ़ रही हूँ। कॉन्स्टेलेशंस वेर डिवाइज्ड बाय एंशिएंट पीपल टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज स्टार्स इन द स्काई, ठीक है, हमारे जो एंसेस्टर्स थे ना उन्होंने ये चीज ढूंढी थी, क्योंकि उनकी वजह से वो लोग स्टार को रिकॉग्नाइज कर पाते थे कि ये ग्रुप में ये वाला स्टार है, वो है, नाम देने के लिए उन लोगों ने ये शेप्स रिकॉग्नाइज किए थे, ठीक है। द शेप्स ऑफ कॉन्स्टेलेशंस रिजेंबल ऑब्जेक्ट्स फेमिलियर टू दोज पीपल, ठीक है, उन्हें जो ग्रुप का जो शेप दिखा ना, वो शेप उन लोगों ने अपनी रोज की जो चीजों में कहीं पे उन्हें मिलता जुलता था, ठीक है। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई सम कॉन्स्टेलेशंस इन द नाइट स्काई। फॉर दिस यू शुड नो व्हाट अ पर्टिकुलर कॉन्स्टेलेशन लुक्स लाइक एंड वेयर टू लुक फॉर इट इन द नाइट स्काई। इसीलिए इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से शेप का कौन सा कॉन्स्टेलेशन है और वो स्काई में कौन सी डायरेक्शन में दिखता है, तो आप भी वो कॉन्स्टेलेशन को देख सकते हो, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टेलेशंस व्हिच यू कैन सी ड्यूरिंग समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट इज उर्सा मेजोर। समर में अर्ली नाइट में मतलब 8 या 9 बजे के टाइम में, ठीक है, अर्ली नाइट में 8 या 9 बजे के टाइम में समर के डे में आप स्काई में देखो ना तो मोस्ट फेमिलियर एक कॉन्स्टेलेशन है उर्सा मेजोर, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द बिग डीपर। उर्सा मेजोर का दूसरा नाम क्या है, बिग डीपर, द ग्रेट बियर और द सप्तर्षि। इसके एक ही कॉन्स्टेलेशन के इतने सारे नाम हैं, कौन कौन से, उर्सा मेजोर, बिग डीपर, ग्रेट बियर और सप्तर्षि, ठीक है, ये 4 नाम है, आपको याद रखने हैं, पूछा जा सकता है उर्सा मेजोर का दूसरा नाम, ठीक है, कौन कौन से, उर्सा मेजोर, बिग डीपर, ग्रेट बियर और सप्तर्षि, ठीक है ना। हमारे इंडिया में सप्तर्षि के नाम से वो जाना जाता है। There are 7 prominent stars in this constellation. इस कॉन्स्टेलेशन में कितने स्टार्स हैं, 7 स्टार्स हैं, कितने, 7 स्टार्स। इट अपीयर्स लाइक अ बिग लेडल और अ क्वेश्चन मार्क। वो एक बिग लेडल या तो क्वेश्चन मार्क के जैसा दिखता है, बिग लेडल मतलब कि कोई चमचे जैसा, ठीक है, वैसा दिखता है, या तो क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। There are 3 stars in the handle of the ladle and 4 in its bowl. हैंडल में 3 स्टार्स है और बाउल शेप जो बनता है ना चमचे का, उसमें 4 स्टार्स है। तो यहाँ पे ऊपर आपको दिया है, देखो ये जो ए वाला है ना वो ग्रेट बियर है, दिख रहा है आपको एक चमचे जैसा, ये चमचे का बाउल और ये चमचे का हैंडल यहाँ पे बनाया है, देखो
हैंडल में कितने स्टार्स हैं? 3 स्टार्स। और बाउल में कितने स्टार्स हैं? 4 स्टार्स। 7 स्टार है, इसीलिए सप्त मतलब 7, सप्तर्षि। तो हमारे एंसेस्टर्स ऐसा बोलते हैं कि ये 7 ऋषि है, 7 ऋषि है। जो हमारे एंसेस्टर ऋषि मुनियों में बहुत ज्यादा मानते थे ना, तो वो ऐसा बोलते हैं कि ये 7 ऋषि है जो मरने के बाद स्टार के फॉर्म में स्काई में रह गए हैं और वो तारे बनाते हैं। तो ये 7 ऋषियों का ग्रुप, इसीलिए उसे सप्तर्षि बोला जाता है। सप्तऋषि, सप्तर्षि। ठीक है ना। इन ऑल एंशियंट कल्चर्स वेरी इंटरेस्टिंग माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैव बीन एसोसिएटेड विद द वेरियस कॉन्स्टेलेशंस। ठीक है, हमारे एंशियंट टाइम में ये अलग अलग कॉन्स्टेलेशंस के साथ उन लोगों ने अलग अलग स्टोरीज बनाई थी, इसीलिए सप्तर्षि। मैंने अभी बोला ना, ऐसा बोलते हैं कि 7 जो बहुत महान ऋषि थे ना, वो मरने के बाद स्काई में जाके स्टार के फॉर्म में रह गए और वो 7 मिलके ये शेप बनाते हैं, इसीलिए उन्हें सप्तर्षि बोलते हैं। वो लोग ऐसी स्टोरीज, ये सच नहीं है, बट वो लोग ऐसी, हमारे एंसेस्टर्स ऐसी स्टोरीज रिलेटेड करते थे। ठीक है ना। देखो उर्सा मेजोर का यहाँ पे फिर एक दिया है सप्तर्षि। ठीक है, मुंह में पढ़ रही है। सप्तर्षि हैज बीन एसोसिएटेड विद 7 वेल नोन एंशिएंट इंडियन सेजिस। इंडियन सेजिस मतलब कि हमारे भारतीय ऋषि मुनियों। ठीक है, 7 ऋषि मुनियों के साथ वो जुड़ा हुआ है। और ऋषि, सेजिस मतलब ऋषि। ठीक है, एज शोन इन द फिगर बिलो। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट माइथोलॉजी The 7 sages मतलब कि 7 ऋषि who from the सप्तर्षि preserve the eternal knowledge of Vedas and explain it to people in every new age। लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो 7 ऋषि है ना, उन्हें वेद का बहुत सारा ज्ञान था। ठीक है, इसलिए वो महान ऋषि थे और स्टार के फॉर्म में वहां पे रह गए। देखो हमें यहाँ पे नाम दिया है, पहला वाला जो है ना वो नहीं, नीचे वाला देखो, मरीचि, वशिष्ठ, एंगिरास, अत्रि, क्रतु, पुलाहा एंड पुलस्त्य, ये हमारे 7 ऋषि के नाम हैं। और ऊपर जो नाम दिए हैं ना, अल्केड, मिजार, अलियोत, मैग्रेस, डुबे, मेरा एंड पेकड़ा, ठीक है, वो इंग्लिश के नाम दिए हैं। अलग अलग स्टार्स को नाम देते हैं ना, जैसे कि सन को सन नाम दिया है, अर्थ को अर्थ का नाम दिया है, मून को मून का नाम दिया है, वैसे स्टार्स के भी नाम होंगे। तो ये जो 7 नाम है वो इंग्लिश नाम है। हमारे एंशिएंट टाइम के हिसाब से ये ऋषि मुनियों के 7 नाम से। कौन कौन से ऋषि मुनियों के नाम है? मरीचि, वशिष्ठ, एंगिरास, अत्रि, क्रतु, पुलाहा एंड पुलस्त्य। ठीक है, ये 7 ऋषियों के नाम के ऊपर से ऐसा बोला है कि 7 ऋषि मिलकर ये तारों का ग्रुप बनाते हैं, जिसे हम सप्तर्षि बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्या देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अलग अलग अभी हमें कॉन्स्टेलेशन हमें देखना बाकी है, बट बाकी के हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज यहाँ तक रखते हैं। ठीक है।